यस मैम। ओके, आई विल टेक योर एमसीक्यूज ऑन टुमारो। और जो टॉपिक होगा, जितना भी मैंने आपको करवाया है, पोल्यूशन का टॉपिक, ठीक है, और आपका अर्थक्वेक का टॉपिक, 2 टॉपिक्स के का मैं एमसीक्यू सेकंड लूंगी आपका, ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ग्लोबल वार्मिंग। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एटमोस्फेयर, ठीक है। जब एटमोस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, मीन्स एटमोस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इट इज टू बी इंक्रीजेस, दैट इज द मेन रीजन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ओके, तो मेन रीजन क्या है? जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस एटमोस्फेयर में इंक्रीज हो जाती है तो उससे ग्लोबल वार्मिंग मीन्स द टेम्परेचर ऑफ एटमोस्फेयर इट इज टू बी इंक्रीजेस। ओके, इंक्रीज अमाउंट ऑफ हीट द अर्थ फ्रॉम द सन इज बीइंग रैप्ड। ये तो एक डेफिनेशंस दी हुई है आपकी, ठीक है, लेकिन ये नेट से लिया है मैंने, इसका मैटर इतना ठीक नहीं है, ठीक है। उसके बाद में ग्लोबल वार्मिंग इज टू बी द हैविंग सम ग्रीन हाउस इफेक्ट्स। नेक्स्ट है इसका ग्लोबल वार्मिंग कैसे इंक्रीज होती है और कैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करती है, सम हार्मफुल गैसेस, नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट्स कैसे होते हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं। एंड हाउ डज द ग्लोबल वार्मिंग इट इज टू बी इंक्रीजेस इन द टेम्परेचर, कैसे ये इंक्रीज होती है, टेम्परेचर को इंक्रीज करती है। जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो ट्रैप कर लेती हैं हीट एनर्जी को, और वो जब ट्रैप करती हैं हीट एनर्जी को तो डे बाय डे ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, डिफरेंट कॉजेज दिए हुए हैं ग्लोबल वार्मिंग के। सबसे पहले एक तो नेचुरल कॉजेज होता है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का एक नेचुरल कॉज है। जैसे मैं अगर एग्जांपल बताती हूँ तो फॉरेस्ट फायर, आपने देखा होगा जंगलों में जब आग लग जाती है, ठीक है, फॉरेस्ट फायर होता है तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, तो वो एक नेचुरल कॉज होता है ग्लोबल वार्मिंग का, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट मेन नेचुरल कॉजेस कौन से हैं जिससे ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होती है? वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है। वॉल्केनिक इरप्शन से भी ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होती है, बिकॉज उससे हीट एनर्जी रिलीज होती है और जिससे ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो जाती है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। व्हेन द CO2 लेवल हैज बीन increases at the highest rate, the global warming it is to be increases day by day, ठीक है। तो इसका मेन रीजन है, एक होता है ह्यूमन फैक्टर्स, कौन से होते हैं जिससे ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है, ठीक है। कुछ ह्यूमन फैक्टर्स हैं जिससे ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होती है, तो व्हाट आर दीज फैक्टर्स? ये ग्राफ्स दिए हुए हैं, कुछ ग्राफ्स के थ्रू आप शो कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग हाउ इट इज टू बी इंक्रीजेस एंड व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। कुछ ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज करने में हेल्पफुल होती है, मींस दे आर द मेन कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग द ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इट इज प्रोड्यूस्ड एनी टाइम, जो कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से इंक्रीज होती है। नेक्स्ट आता है आपका जो मीथेन गैसेस है, और CH4 इट इज टू बी प्रोड्यूस्ड इन मैनी कंजप्शन प्रोसेस में जो प्रोड्यूस होती है मीथेन गैस, इससे भी, ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है जिससे ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होती है। नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है, इससे भी ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होती है। सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस, और कैसे ये एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर को इंक्रीज करती है। सम ऑफ द नेचुरल फैक्टर्स ऑफ इंक्रीजिंग द ग्लोबल वार्मिंग, दिस इज द, ये आपके सामने पिक्चर दी हुई है, इस पिक्चर में शो किया गया है कि जब वॉल्केनिक इरप्शंस हैं और ओशियन जो करंट है उसकी वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होती है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। डिफरेंट गैसेस हैं, जैसे ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो कि एटमॉस्फेयर में ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंट आपके ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू भी ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होती है और वो उसी से क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं, ठीक है। अब वो देखिए कैसे ये इंक्रीज हो रही है, कैसे एटमॉस्फेयर में ह्यूमन बींग्स के थ्रू डिफरेंट कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग दिए हुए हैं। फर्स्ट वन इज द मैन मेड कॉजेज, ठीक है, मैन मेड कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। डिफॉरेस्टेशन, जैसे डिफॉरेस्टेशन इट इज ऑल्सो द मेन रीजन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट आता है यूजेस ऑफ व्हीकल्स, जितना व्हीकल्स का यूज किया जाता है उतना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होती है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंक्रीज होती है, ठीक है।
उसके बाद में आता है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है उससे भी क्या होता है, सीएफसी जिन्हें हम बोलते हैं, जो ओजोन लेयर को डेप्लीशिएट कर रही है। मींस कहाँ से निकलती है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जितने भी फ्रिज और एसी होते हैं वहां से सीएफसी गैस रिलीज होती है, और जो कि ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज कर रही है। ठीक है, अब ये सारी की सारी क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जिनसे ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है, जो इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो डेवलप होती हैं और उसकी वजह से भी हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं, जो आपके एटमॉस्फेयर को क्या कर रही हैं, पॉल्यूट कर रही हैं। ठीक है, और दे इंक्रीजेस द ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर प्रोसेस। जो भी एग्रीकल्चर प्रोसेस है, जैसे एग्रीकल्चर में जितने भी पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, वेडिसाइड्स, फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है, तो उससे भी ग्लोबल वार्मिंग एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होती है। ठीक है, और उससे इंक्रीज होने से क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है एटमॉस्फेयर का, इट इज ऑल्सो इंक्रीजेस। नेक्स्ट आता है आपका ओवर पॉपुलेशन। इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशन मींस मोर पीपल्स ब्रीथिंग। जितना ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज होगी उतना ज्यादा लोग ब्रीथ करेंगे। मींस वो इनहेल कौन सी गैस करते हैं, ऑक्सीजन गैस को, और एक्सहेल किसे करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। तो ऑटोमेटिक है कि अगर वो ज्यादा ब्रीथ करेंगे, ब्रीथिंग तो करेंगे ही वो लोग, ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस को इनहेल करेंगे, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सहेल करेंगे, और उससे क्या प्रॉब्लम इंक्रीज हो जाएगी, उससे प्रॉब्लम इंक्रीज हो जाएगी ग्लोबल वार्मिंग की। ठीक है, तो नेचुरल कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, एक तो आपके ह्यूमन कॉजेज थे जिसमें आपका बताया है एग्रीकल्चर, ओवर पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डिफॉरेस्टेशन एंड यूजेस ऑफ व्हीकल्स। ठीक है, तो दीज आर द ह्यूमन कॉजेज। उसके बाद में आते हैं आपके नेचुरल कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के नेचुरल कॉजेज कौन कौन से हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो नेचुरल कॉजेज है, आपने वॉल्केनोज सुना है, वेल वॉल्केनिक इरप्शन क्या होता है, बता सकता है मुझे कोई, बताइए। यस बेटा, वॉल्केनिक इरप्शन का मीनिंग क्या होता है? हेलो, हेलो पीयूष, प्लीज टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्केनिक इरप्शन? हेलो, यस मैम। बताइए वॉल्केनिक इरप्शन का मीनिंग क्या होता है? मैम जिसमें लावा का मैम ओवरफ्लो होता है। यस, आंसर इज करेक्ट। ज्वालामुखी जिसे बोलते हैं हम हिंदी में, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग मींस जो लावा निकलता है, इट इज अंडर द अर्थ, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर होता है इसका, इसे हम हिंदी में ज्वालामुखी बोलते हैं। ठीक है, तो दैट इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। और वो जो ग्लोबल वार्मिंग होती है, उसे हाई परसेंटेज में हीट एनर्जी निकलती है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, जो कि एटमॉस्फेयर को क्या करती है, एटमॉस्फेयर में ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज करती है। ठीक है, नेक्स्ट नेचुरल प्रोसेस है आपकी वाटर वेपर्स। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका फॉरेस्ट फायर जो हो जाती है, जैसे जंगलों में आग लग जाती है, तो वो भी एक नेचुरल प्रोसेस है बिकॉज ऑफ हीट की वजह से। ठीक है, तो उससे भी क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होती है, एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है जो वाटर वेपर्स इज ए काइंड ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस भी इंक्लूडेड होती हैं। ड्यू टू द इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर, मोर वाटर गेट्स टू बी इवेपोरेटेड। ठीक है, जितना ज्यादा गर्मी होगी उतना ज्यादा वाटर इवेपोरेट होगा। ठीक है, फ्रॉम द वाटर बॉडी से इवेपोरेट होगा एंड स्टे इन द एटमोस्फेयर एंड एडिशन टू द ग्लोबल वार्मिंग, और वो एडिशन हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग में। ठीक है, उसके बाद में आता है इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? फर्स्ट है राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ठीक है, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एटमोस्फेयर। ठीक है, तो एटमोस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से।
नेक्स्ट आता है आपका जो भी क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं, ठीक है, इकोसिस्टम जो है, ठीक है, वो भी डिसबैलेंस हो जाता है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो भी इकोसिस्टम है, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनकी लाइफ है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो जितने भी क्रॉप प्रोडक्शन है, पेड़ पौधे हैं, वो सूख जाते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन प्रॉपर वे से नहीं हो पाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट आता है आपका क्लाइमेटिक चेंजेस। जो भी क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं इकोसिस्टम के बाद है क्लाइमेटिक चेंजेस। जो भी क्लाइमेट में चेंजेस होते हैं, ठीक है, वो भी बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। वो भी एक मेन रीजन होता है ग्लोबल वार्मिंग का ही, कि जो क्लाइमेट है उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग हैज लीड्स टू चेंजेस इन द क्लाइमेटिक कंडीशन। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस में चेंज आने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है नेक्स्ट है स्प्रेड ऑफ डिजीजेस। जो डिजीजेस हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, वो भी किससे इंक्रीज होती हैं? ग्लोबल वार्मिंग से ही इंक्रीज होती हैं, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग लीड्स टू ए चेंज इन द पैटर्न ऑफ हीट एंड ह्यूमिडिटी। जो ग्लोबल वार्मिंग है उससे जो पैटर्न है ह्यूमिडिटी का और हीट का, वो भी चेंज हो जाता है। दिस हैज लीड्स टू द मूवमेंट ऑफ मॉस्किटोज दैट कैरी एंड स्प्रेड डिजीजेस। और उससे क्या होता है? डिफरेंट डिजीजेस स्प्रेड होती हैं, ठीक है बेटा, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद में आता है हाई मोरलिटी रेट। हाई मोरलिटी जो रेट्स है, वेट फॉर 2 मिनट्स बेटा। हेलो, हेलो, यस यस मैम। मैम। ठीक है। स्प्रेड ऑफ डिजीजेस मींस जो ग्लोबल वार्मिंग है उससे क्या होता है, जैसे टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तो उससे क्या होता है, पैटर्न ऑफ हीट एंड ह्यूमिडिटी की वजह से डिफरेंट डिजीजेस एंड मॉस्किटो इट इज टू बी इंक्रीजेस डे बाय डे, ठीक है, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट है हाई मोरलिटी जो रेट्स हैं ड्यू टू द इंक्रीज इन द टेम्परेचर एंड ड्यू टू द इंक्रीज इन द फ्लड, सुनामी, ठीक है, अदर नेचुरल जो चेंजेस होते हैं वो भी बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ही होते हैं। द एवरेज डेथ रेट जो है वो भी इंक्रीज होती है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो उसकी वजह से जो नेचुरल प्रोसेस है वो क्या हो जाती है, डिसबैलेंस हो जाती है, और उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जैसे हाई मोरलिटी रेट्स जो होती हैं इट इज टू बी इंक्रीजेस। नेक्स्ट आता है लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स। जो भी नेचुरल हैबिटेट्स हैं उनका भी लॉस होता है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग इन द क्लाइमेटिक लीड्स टू द लॉस ऑफ हैबिटेट्स ऑफ सेवरल प्लांट्स। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में सरवाइव नहीं कर पाते हैं और दे बिकम डाई, वो मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। दे कांट एबल टू ग्रो प्रॉपरली। क्रॉप प्रोडक्शन है वो भी प्रॉपरली नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ
ह्यूमिडिटी एंड बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर ऑफ द एटमोस्फियर। ठीक है, एनिमल्स होते हैं, ऐसे एनिमल्स जो प्रॉपरली सरवाइव नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ हाई ह्यूमिडिटी एंड हाई टेम्परेचर। ह्यूमन बींग्स भी एक हाई ह्यूमिडिटी और हाई टेम्परेचर में सरवाइव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इन दैट केस द डेथ रेट इट इज टू बी इंक्रीजेस, जो डेथ रेट होती है वो इंक्रीज होने लगती है एंड द एनिमल्स नीड्स टू बी माइग्रेटेड फ्रॉम नेचुरल हैबिटेट्स। और आपने सुना भी होगा कि माइग्रेटिंग बर्ड्स के बारे में, कुछ एनिमल्स होते हैं जो माइग्रेटिंग होते हैं, मींस दे आर माइग्रेटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जैसे इंडिया कंट्री में अगर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो जाती है, तो वहां पे जितने भी बर्ड्स और एनिमल्स रहते हैं जिन्हें वहां का एटमोस्फेयर सूट नहीं करता है बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, तो दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है माइग्रेटिंग बर्ड्स। आपने सुना होगा कभी कि माइग्रेटिंग बर्ड्स होती हैं। माइग्रेटिंग बर्ड्स क्या करती हैं, जहां पे ज्यादा ठंड होती है तो वहां पे क्या करती हैं, उस जगह से दूसरी जगह चली पहुंच जाती हैं। ठीक है, उड़ के। पता है आप लोगों को ये चीज कि वो माइग्रेट होती हैं, कि यस वहां यस का मैम। मैम। टेम्परेचर अगर उन्हें सूट नहीं करता है तो वो माइग्रेट हो जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह। दे आर माइग्रेटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, तो एनिमल्स और जो बर्ड्स होती हैं दे आर माइग्रेटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सभी को? यहाँ पे किसी स्टूडेंट को कोई डाउट तो नहीं है? यस। नो मैम। नेक्स्ट आपका ग्लोबल वार्मिंग कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट टॉपिक है आपका ओजोन लेयर। ठीक है, ओजोन लेयर के बाद है आपका नेक्स्ट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का टॉपिक नहीं है आपका। नेक्स्ट टॉपिक है, वेट फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट्स आप लोग वेट करिए। उसके बाद आपका जो रेन एसिड रेन का टॉपिक है। ठीक है, तो एसिड रेन एंड ओजोन लेयर 2 टॉपिक्स हैं आप लोगों के, उसे मैं भी 2 मिनट्स के बाद ही स्क्रीन शेयर करती हूँ और आपका वो टॉपिक भी कंप्लीट करवाती हूँ। ठीक है बेटा, वेट फॉर 2 मिनट्स ओनली। आई एम शेयरिंग यू द स्क्रीन। सभी को पता है कि ओजोन लेयर क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय ओजोन लेयर? यस, यस यस, मैम। क्या होती है ओजोन लेयर? मैम हमें सन की रेडिएशन से बचाने के लिए एक लेयर होती है, दैट प्रोटेक्शन इज लेयर। नोन एज ओजोन लेयर। यस, जो सन की अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं उनसे प्रोटेक्ट करने का जो वर्क होता है दैट इज डन बाय द ओजोन लेयर। ठीक है, तो वो ओजोन लेयर करता है। अब ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट तो करता है, लेकिन आपको इतना तो पता ही होगा कि ओजोन लेयर डेप्लीशिएट हो रहा है। व्हाट इज द रीजन ऑफ डेप्लीशिएशन ऑफ ओजोन लेयर? क्यों ये डेप्लीशिएट होता जा रहा है? बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, बिकॉज ऑफ हार्मफुल गैसेस। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसे डेप्लीशिएट कर रहा है, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। ठीक है, वेट करिए, अभी स्क्रीन आपको शेयर हो जाएगी। यस, एनी अदर रीजंस ऑफ ओजोन लेयर डेप्लीशिएशन? यस बेटा, बताइए। यस, जो ओजोन लेयर डेप्लीशिएट हो रही है उससे कौन कौन से साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं आपकी बॉडी में? व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स? एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ओजोन लेयर? स्किन पे इफेक्ट होगा मैम। यस, इट इज इफेक्टेड, स्किन पे इफेक्ट करती है। जैसे डिफरेंट कैंसर डिजीजेस जो हो रही हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कैंसर, पहले कभी सुना था कि कैंसर की बीमारी भी होती है कोई? बहुत ही रेयर केसेस होते थे, अब ये बहुत ही कॉमन डिजीज हो गई है ना, बहुत ही कॉमन, बिकॉज ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस।
जो आ रही हैं और ओजोन लेयर डेप्लीशिएट होती जा रही है उसी की वजह से। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है आपका, इसे मैं कंप्लीट करवा देती हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे जो हमारा है एसिड रेन। वो भी बहुत छोटा सा टॉपिक है। वेट फॉर 2 minutes ओनली। Carbon flows between each reservoir in an exchange called the carbon cycle, which has a slow and नाउ स्क्रीन इज विजिबल बेटा? यस। Yes, ma'am. ओके, वेट फॉर 2 minutes। अब ओजोन लेयर का मैं अभी टॉपिक आपको 2 minutes में करवा रही हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए ओजोन लेयर जो डेप्लीशिएट हो रही है उसका रीजन क्या है, व्हाट इज द ओजोन लेयर एंड हाउ इट इज टू बी डेप्लीशिएटेड, ठीक है। ओजोन लेयर इट इज अ लेयर एटमोस्फेयर पे है, और ये लेयर कहाँ पे होती है, एक होता है हमारा ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, फिर होता है मेसोस्फियर। तो जो स्ट्रेटोस्फियर लेयर है वहां पे एक ब्लैंकेट की तरह वर्क करती है ये लेयर, और इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। जो यूवी रेज होती हैं सन की, उससे हमें प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो ओजोन लेयर डेप्लीशिएट हो रही है, इट इज टू बी थिन ऑफ द earth ozone layer in the uppermost, that is caused due to the release of chemical components, ठीक है। और जो गैस निकलती हैं, हार्मफुल गैसेस जो रिलीज होती हैं इंडस्ट्रीज से, जो रिलीज होती हैं हार्मफुल एयर पोल्यूटेंट्स जो इंक्रीज हो रहे हैं एटमोस्फेयर में, तो इट इज द मेन रीजन ऑफ डेप्लीशिएटिंग दैट लेयर, ठीक है। तो दिस इज द लेयर। ये आपके सामने एक डायग्राम शो है, ठीक है, जैसे सन की जो रेज है, तो यहाँ पे ओजोन लेयर है, और ओजोन लेयर को कैसे प्रोटेक्ट कर रही है सन की जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस निकल के आ रही हैं, और ओजोन लेयर जो है कैसे प्रोटेक्ट कर रही है इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को अर्थ पे आने से, ठीक है। एंड व्हाट आर द कॉजेज एंड डेप्लीशिएशन ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो CFCs है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो है वो रिलीज हो रही है, और वो कहाँ से रिलीज होती है वो मैंने आपको बताया था, जितने भी AC होते हैं, एयर कंडीशनर है, फ्रिज है, वहां से ये रिलीज हो रही है। और इससे जैसे जैसे ये इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे ओजोन लेयर डेप्लीशिएट होती जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका नाइट्रोजस कंपोनेंट्स जो होते हैं, उससे भी ये डेप्लीशिएट होती है। नाइट्रोजस कंपोनेंट्स सच एज NO2, NO, N2O are highly responsible for the depreciation of ozone layer. And different natural causes of there, some natural causes of ozone layer. The ozone layer has been found to be depreciated by certain natural processes such as sunspots हो जाते हैं, देखे होंगे आपने, ठीक है। बट इट डज नॉट कॉजेस मोर देन 1 से 2% ऑफ द ओजोन लेयर डेप्लीशिएशन। उसके बाद में ओजोन लेयर जो डेप्लीशिएट हो रही है उसके कुछ ह्यूमन कॉजेस भी हैं,
जैसे इफेक्ट्स ऑफ ओजोन लेयर डेप्लीशिएशन, इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है जो ओजोन लेयर है, ठीक है। जैसे ह्यूमन विल बी डायरेक्टली अगर एक्सपोज होते हैं इस ultraviolet radiation stay to the harmful ultraviolet radiations of the sun due to the depreciation of ozone layer, उससे कैंसर हो जाती है, सनबर्न हो जाते हैं, कैटरैक्ट हो जाता है, ठीक है। कैटरैक्ट एक आईज की बीमारी होती है, ठीक है, जिसे मोतियाबिंद कहते हैं। स्किन डिजीजेस हो जाती हैं, ठीक है। क्विकली एजिंग की जो प्रॉब्लम हो रही है, किस लिए हो रही है? बिकॉज ऑफ ओजोन लेयर डेप्लीशिएशन, ठीक है। इम्यूनिटी सिस्टम जो है वीक होता जा रहा है, वो भी बिकॉज ऑफ ओजोन लेयर डेप्लीशिएशन। एंड इफेक्ट्स ऑन एनिमल्स के ऊपर ये कैसे इफेक्ट कर रही है? डायरेक्ट एक्सपोज टू द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस लीड टू द स्किन एज आई कैंसर इन द एनिमल्स में भी बहुत सारी डिजीजेस जो देखने को अब मिलती हैं बिकॉज ऑफ ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की वजह से ही है, ठीक है। इफेक्ट्स ऑन द एटमॉस्फेयर मींस इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट के ऊपर कैसे इफेक्ट डाल रही है? जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है मे लीड्स टू द ग्रोइंग, जैसे फ्लावरिंग की ग्रोथ है वो कम हो जाती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो हो रही है प्लांट्स में वो स्टॉप हो जाती है। नेक्स्ट है आपका इफेक्ट्स ऑन मैरिन लाइफ का मीन्स को क्या होता है? मैरिन कौन होते हैं? जो पानी के अंदर मीन्स एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, उनकी लाइफ जो है वो कैसी हो जाती है? वो इफेक्ट करती है किससे? जो भी आपका ओजोन लेयर डेप्लीशिएट हो रही है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ पे आ रही है, ठीक है। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑन एक्वेटिक फूड चेन मीन्स पानी के अंदर जो प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं उनकी जो फूड चेन होती है वो डिके हो रही है बिकॉज ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। नेक्स्ट आता है सॉल्यूशन टू द ओजोन लेयर डेप्लीशिएशन। अब कौन से सॉल्यूशंस हैं जिनकी वजह से, मतलब वो जो सॉल्यूशन अगर हम फॉलो करते हैं तो उससे क्या कर सकते हैं? अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो ओजोन लेयर डेप्लीशिएट होती जा रही है उसे डेप्लीशिएशन से प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। टू डेप्लीशिएट ऑफ द ओजोन लेयर इट इज अ वेरी सीरियस इशू, बहुत ज्यादा सीरियस इशू है। एंड वेरियस प्रोग्राम्स हैज बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स को लॉन्च किया है जिससे जो ओजोन लेयर डेप्लीशिएट हो रही है उससे प्रोटेक्ट किया जा सके डेप्लीशिएट होने से। वेरियस कंट्रीज टू प्रिवेंट इट एंड स्टेप शुड बी टेकन the individual levels as well as prevent the depreciation of ozone layer, ठीक है। तो मिनिमाइज द यूजेस ऑफ व्हीकल्स, जितना पोल्यूशन इंक्रीज होगा, ठीक है, उतना ज्यादा ओजोन लेयर डेप्लीशिएट होगी। तो जितना हो सके हम अपने व्हीकल्स का यूज करना मिनिमाइज करें। यूज इको फ्रेंडली क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, जो भी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं इको फ्रेंडली क्लीनिंग प्रोडक्ट्स का यूज किया जाए। यूज ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड शुड बी प्रोहिबिटेड, जितना भी नाइट्रस ऑक्साइड का यूज किया जा रहा है उसे भी प्रोहिबिटेड किया जाए, ठीक है। उसके बाद में जितना हो सके उतना एसी फ्रिज वगैरह का मिनिमम परसेंटेज यूज किया जाए, ठीक है। तो ये होते हैं कुछ सेफ्टी मेजर्स और हाउ वी हैव टू अवॉइड दीज ओजोन लेयर दैट इज टू बी डेप्लीशिएटेड, ठीक है। तो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ओजोन लेयर? ओजोन लेयर जो डेप्लीशिएट हो रही है उससे काफी ज्यादा डिजीज स्प्रेड हो रही है। मोस्टली आपने देखा ही है जैसे कैंसर वगैरह की डिजीज बहुत ज्यादा नॉर्मल डिजीज हो गई है अभी, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ ओजोन लेयर डेप्लीशिएशन। योर टॉपिक इज कंप्लीटेड बेटा, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे आपको किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, दोनों टॉपिक्स के अंदर, ओजोन लेयर डेप्लीशिएशन के अंदर और जो मैंने आपको ग्लोबल वार्मिंग बताया था। यस स्टूडेंट्स प्लीज टेल मी। अब देखिए जो आपका क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं या फिर ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है तो उससे ग्लेशियर्स भी मेल्ट होते हैं, है ना। तो ये पिक्चर्स दी हुई हैं आपको कि ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। राइज सी लेवल भी राइज हो रहा है, ठीक है। इंक्रीजिंग द सी लेवल भी इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग द ग्लोबल वार्मिंग। यस स्टूडेंट्स, आप लोगों को यहाँ इन टू टॉपिक्स में किसी को भी कोई डाउट हो तो बताइए प्लीज।
हेलो, No, ma'am. No, ma'am, no doubt. सभी को क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक कल स्टार्ट करते हैं और कल एमसीक्यूज भी करवाऊंगी मैं आपका। 20 मिनट्स आपका एमसीक्यूज लूंगी, उसके बाद आपको पढ़ाऊंगी मैं, ठीक है? 20 मिनट्स, उसमें मैं आपको करवाऊंगी एसिड रेन का टॉपिक, ठीक है बेटा? Okay, ma'am. ओके, नाउ योर क्लास इज ओवर and please send me the assignment. Okay? Okay, ma'am.